हेलो यू ऑल, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का क्यूरियस माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर बिल 2020 के बारे में। आपने सुना होगा ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, तो आखिर ऐसा बिल में है क्या, और हमारे फार्मर्स इतने एंग्री क्यों हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं, और आखिर ये इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ। तो बहुत बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो और हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस बिल के आने के बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बदल जाएंगी, और उससे पहले कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते थे एक फार्मर के द्वारा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इशू किया जून में, और उसमें बताया गया कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग रूल्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और जो रूल्स चल रहे हैं उनको अब ख़त्म किया जाएगा, और एक नया रूल और नया बिल पेश किया जाएगा। और एक्चुअली में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी का 15% कंट्रीब्यूट करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये हमारे जीडीपी में काफ़ी अफेक्ट करता है। और अराउंड 1.3 बिलियन लोगों से कम आधे लोग जो हमारे इंडिया में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोज़गार हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। तो अगर इतना ज़रूरी है बिल, तो आखिर उससे फ़ायदा क्या है। तो ये फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि फार्मर्स ना कि अपने जो क्रॉप्स होती है वो डायरेक्ट अपने जो उनकी मंडीज़ होती है वहाँ पे सेल कर पाएंगे। अब वो बाहर इंटर स्टेट के बाहर भी सेल कर सकते हैं, और इससे ये जो होलसेल मार्केट्स है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ईजियर बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो होती है जो अगर पहले ही किसान और जो उससे उसकी जो क्रॉप्स को खरीदने वाला है वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हमें ये क्वालिटी की क्रॉप चाहिए और इसका प्राइस ये होगा, और एक फिक्स ड्यूरेशन में उनको चाहिए होती है, एक टाइम पीरियड डिसाइड हो जाता है कि इस टाइम को हम आपको ये क्रॉप्स दे देंगे। तो उसके हिसाब से बायर के हिसाब से किसान उसमें उगाता है फसल, और आखिर में जब क्रॉप तैयार हो जाती है तो वो बायर्स को आसानी से बेच देते हैं। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो आखिर अपोजिशन और फार्मर्स इतने परेशान क्यों हैं। तो अपोजिशन का मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने आखिर इसको इतने जल्दी क्यों निकाल दिया विदाउट अ प्रॉपर डिबेट। अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो अभी इस जो कोरोना वायरस का कोविड-19 का जो इशू चल रहा है इसमें हमारे जो पार्लियामेंट में बहुत कम लोग आ रहे हैं, काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, और अपोजिशन ने अपनी बात नहीं रख पाया, और जो गवर्नमेंट है वो आसानी से ये बिल पास हो गया। तो हालांकि सबकी सहमति से हुआ ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपोजिशन और फार्मर्स ये कह रहे हैं कि इसको एक प्रॉपर डिबेट, एक प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं मिल पाया इस बिल को, और ये फटाफट से गवर्नमेंट ने पास कर दिया। तो आखिर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्म लॉ एंड की पॉइंट ऑफ कंटेंशन। मतलब मैं इस टॉपिक से आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि आखिर फार्म लॉ में जो अभी नया पास हुआ है वो आखिर है क्या, और आखिर जो कंटेंशन का मुद्दा क्या है, जो की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो आखिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है, जो कहाँ पे इतना फार्मर्स एंग्री हो रहे हैं। तो जो नया बिल है द फार्मर प्रोड्यूस एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इससे क्या होगा कि जो ग्रोअर्स है, मतलब हमारे फार्मर्स है, वो डायरेक्ट अपने जो क्रॉप्स है वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, यानी कि बिग बायर्स को, बिग ट्रेडर्स को आसानी से बेच सकेंगे। उनको कोई परेशानी नहीं होगी। वो रिटेलर्स को भी बेच सकते हैं, वो किसी को भी बेच सकते हैं। अब इससे परेशानी क्या हो रही है, परेशानी ये हो रही है कि मैनी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस अपोज दिस वाइल सेइंग इट विल लीव स्मॉल ग्रोअर्स विथ लिटिल बार्गेनिंग पावर। इससे ये होगा कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो क्या है कि बड़े इंस्टीट्यूशन से, बड़े ट्रेडर से वो उतने बार्गेनिंग नहीं कर पाते कि हम इतने आपको इतने रुपए में क्रॉप्स दे पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और अराउंड यही जो पुअर फार्मर्स हैं वो 85% पुअर फार्मर्स हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम, 2 हेक्टर से भी कम लैंड है। तो कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे हमारे लार्ज बायर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएंगे और इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो आखिर आपने सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ है, जो क्रॉप्स हैं, वो ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा लोग किसानी और खेती में इन्वॉल्व हैं, तो वो ज़्यादा वहाँ से डायरेक्टली परेशान हो रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट जो पहले सेलिंग होती थी उसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते थे जो वो भी कम हो जाएंगे, और वो भी मुश्किल है मिलना। तो और कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट जो बायर्स आएंगे उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। और फार्मर्स लीडर्स जो कि होलसेल मार्केट में रहते थे, तो जो बीच में आपको बोल सकते हैं जो मिडिल मैन होते थे और जो एजेंट्स होते थे वो अब कहीं ना कहीं अब नहीं रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो छोटे फार्मर्स हैं जो अपनी क्रॉप्स को उनके थ्रू बेचते थे, अब वो बीच वाले नहीं रहेंगे, तो इनकी जो पेमेंट्स है उनका भी ध्यान वही रखते थे पहले। तो अब कौन देखेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बिफोर द न्यू लेजिस्लेशन, जो अभी नया बिल आया है उसके पहले आखिर कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता था, और ऐसा क्या था जो हमारे फार्मर्स को डायरेक्टली बल्क बायर्स को, लार्ज बायर्स को सेल करने से प्रोहिबिट करता था, मतलब रोकता था। तो
जो नया जो पुराना बिल है हमारा, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड कमेटी एपीएमसी एक्ट, उससे तहत क्या होता था कि जो एक लॉ था जो 55 ईयर्स पुराना था, उससे क्या होता था कि फार्मर्स को कंपलसरी था कि आपको अपने जो क्रॉप्स है वो होलसेल मार्केट में लाके मिडिल मैन और एजेंट के थ्रू ही बेचना है। या तो आप मिडिल मैन और एजेंट के थ्रू बेचें, या अपना फूड जो है, अपने जो क्रॉप्स हैं उसको आप एफसीआई को दें। एफसीआई मतलब जो स्टेट फूड प्रोक्योरमेंट की एजेंसीज होती हैं जो कि एफसीआई के थ्रू लिंक होती हैं, उनको दें। तो ऐसा पहले कंपलसरी था कि आप वहीं पे जाके बेच सकते हैं। तो इससे हमारे फार्मर्स कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। सो अब हम जानेंगे कि आखिर में वो होलसेल मार्केट जो था वो कैसे काम करता था। जैसे एक बायर है, वो उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि दो, या तो वो एक तरफ मंडी में आके बेचे जहाँ पे एजेंट्स और जो मिडिल मैन्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते थे बेचने के लिए उनके क्रॉप्स को, या तो वो डायरेक्ट एफसीआई को बेच सकें। तो हालांकि बात ये निकल के आ रही है तो आपकी आखिर मिडिल मैन और एजेंट्स का क्या रोल रहता था पहले। तो ये रोल ये रहता था कि वो फार्मर्स के ऑक्शन के थ्रू, बोली के थ्रू उनकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बिकवाते थे, क्रॉप्स को बिकवाते थे। और इवन जब मान लो बाढ़ की कंडीशंस आ जाती थी, जब कोई क्रॉप फेलियर हो गई ज़्यादा बारिश के कारण या कुछ उनको परेशानी आती थी, तो यही जो मिडिल मैन्स और एजेंट्स हैं ये हमारे फार्मर्स को एक तरह का उधार देते थे, लोन देते थे, ताकि वो अपना सब कुछ सेटल कर सके। और अब कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि जो मिडिल मैन है और जो एजेंट्स है, कहीं ना कहीं अब उनकी जो इनकम है, जो उनकी जो जॉब चल रही थी, वो भी एक तरह से लूज़ होने वाली है, और वो उनको भी इससे अफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आखिर जब देखा जाए कि फार्मर्स अपनी क्रॉप्स नहीं बेच पाते थे, खासकर वीट और राइस, और खासकर पंजाब और हरियाणा के केस में तो ज़्यादातर वो अपनी क्रॉप्स को एफसीआई के थ्रू बेचते थे। एफसीआई उसको एमएसपी के थ्रू लेती थी, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लेती थी। और ये प्राइस फिक्स कर दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इस प्राइस में इस क्रॉप्स को खरीदेंगे। और यही जो प्राइस है, ऐसा नहीं कि ये हर साल एक ही प्राइस होता था, ये हर साल गवर्नमेंट इसको बढ़ाती है। और ये अक्टूबर के मंथ में खासकर एमएसपी को बढ़ाया जाता है, ताकि एक इन्फ्लेशन के हिसाब से एमएसपी को स्टेबल किया जाए, एमएसपी को इस प्लेस किया जाए। अब हम बात करें आखिर एमएसपी है क्या। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो गवर्नमेंट खरीदती है किसानों से, तो वो मिनिमम कितने प्राइस में खरीदेगी। खासकर जो अभी रबी रबी का सीज़न और विंटर सीज़न जो आ रहा है, उसमें जो अभी लेटेस्ट में कुछ क्रॉप्स को जानबूझ के इन्होंने एमएसपी बढ़ाया उसका, क्योंकि किसान इतना विरोध कर रहे थे, किसान इतना प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिर उनकी एमएसपी का क्या होगा, अब उनकी क्रॉप्स कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। तो ये डाउट को क्लियर करते हुए गवर्नमेंट ने एक अपना स्टेप आगे बढ़ाते हुए ये रखा कि हम आपकी क्रॉप्स को खरीदेंगे, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही खरीदेंगे। और इस बार हम आपकी क्रॉप्स को जो ज़्यादा दामों में खरीदेंगे। हालांकि ज़्यादा जो हमेशा जो मैंने आपको बताया कि जो भी एमएसपी का प्राइस है वो हमेशा अक्टूबर के मंथ में इंक्रीज़ होता था, लेकिन फार्म बिल आने के कारण इन्होंने एक मंथ पहले ही अनाउंस कर दिया कि एमएसपी का हम बढ़ा रहे हैं, ताकि फार्मर्स को कोई परेशानी ना हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो, और वो कुछ दूसरे के बहकावे में ना आए। तो ये एक एमएसपी का ओवरऑल पिक्चर रखी है मैंने आपके सामने। अब मैं आपके सामने ओवरव्यू रखने जा रहा हूँ कि जो 3 बिल्स जो पास हुए राज्यसभा में, तीनों के बारे में। पहला बिल जो हमने डिस्कस किया अभी, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसमें ये कहा गया है ओवरऑल कि आप जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, वो डायरेक्टली सेल कर सकते हैं बड़े बायर्स को, बड़े इंस्टीट्यूशंस को, बड़े फर्म्स को, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी भी परमिशन के। वो डायरेक्ट अपनी क्रॉप्स को सेल कर सकते हैं कोई से भी स्टेट्स में, जहाँ वो चाहें, जहाँ पे उनको अच्छा प्राइस मिल रहा हो। दूसरा बिल निकल के आ रहा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इससे ये कहा जा रहा है कि फार्मर्स कैन डायरेक्टली एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एग्री बिजनेस फर्म्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स आजकल बन के आ रहे हैं वो एग्रीकल्चर से ही है, जैसे हमारे चिप्स के पैकेट्स हो गए, और भी बहुत सारी जो वो डायरेक्ट फार्म से ही रिलेटेड है। उनको वहाँ से उनका रॉ मटेरियल उनको चाहिए होता है, तो वो डायरेक्टली आप फार्मर से खरीद सकते हैं, ना कि किसी मिडिल मैन से, ना कि किसी एजेंट के थ्रू। और अब वो रोक टोक भी नहीं है पहले की जैसे। तो वो फार्मर्स डायरेक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं बायर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ। और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू वो उनकी क्रॉप्स के उगने से पहले ही उसका रेट डिसाइड कर सकते हैं कि वो इतने प्राइस में खरीदेंगे। तीसरा बिल यह है कि इजेंशियल कमोडिटीज़ बिल। यहाँ पे एक इजेंशियल कमोडिटीज़ को हटा दिया गया, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, ओनियन, पोटैटोज़। ये इजेंशियल जो आइटम्स थे इनको उस लिस्ट से हटा दिया गया है, और ये बिल पास हो गया है लोअर हाउस 15 सितंबर में। और अब ये राज्यसभा की तरफ मूव कर दिया, और ये राज्यसभा में पास हो गया वॉइस वोट के थ्रू। मैं आपको ओवरव्यू की बात चल रही है तो मैं आपको वॉइस वोट के बारे में बता देता हूँ। वॉइस वोट वो होता है पार्लियामेंट में जो आवाज़ के थ्रू एक किसी भी बिल को पास किया जाता है। हालांकि प्री डिटरमाइंड होता है कि कौन सा ये पास होना ही है, तभी इसको यूज़ किया जाता है। और ख़ासकर टाइम बचाने के लिए पार्लियामेंट का ये यूज़ किया जाता है। वॉइस वोट ये होता है कि सभी सदन में जितने भी लोग हैं इसको येस और नो की तरह बोलते हैं।
तो जिसकी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है जिस ग्रुप की, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसके थ्रू पास किया जाता है ये बिल को। तो हालांकि देखा जाएगा कि अभी मेरे ख्याल से यही यूज़ हुआ है वॉइस वोट। तो देखते हैं आगे और कौन से बिल्स आते हैं और कैसे एग्रीकल्चर किस तरफ को ले आते हैं। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैंने एक ओवरव्यू रखा है पूरे इस बिल का। और अपने कमेंट ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।